हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टेली प्राइम का प्लेलिस्ट में। तो आज का जो टॉपिक था, हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था कि टीडीएस कैसे कैलकुलेट करें, कैसे डिडक्ट करें टीडीएस। ठीक है, तो हम लोगों ने सारा चीज सीख लिया था। एएसआई कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे काटना है, कैसे पीएफ कैलकुलेट काटना है। उसके बाद प्रीटैक्स के बारे में हम लोगों ने सीखा था, ग्रेजुइटी के बारे में सीखा था, बोनस के बारे में सीखा था। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने सीख लिया था। तो आज का जो टॉपिक था हम लोग का, वो टीडीएस कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, कैसे टीडीएस को काटे। तो क्या होता है कि टीडीएस सीखने से पहले एक बार आपको इनकम टैक्स का नॉलेज होना जरूरी है। तो आज हम लोग थोड़ा इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद टीडीएस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनकम टैक्स के लिए हम डायरेक्ट एक वेबसाइट में जाते हैं, जो कि है incometax.gov.in। ठीक है, आप सिंपली अगर गूगल में लिखते हैं इनकम टैक्स का नाम, तो incometax.gov.in पे आप लॉगिन कीजिएगा। यहाँ पर बस आप ओपन कीजिएगा वेबसाइट। वेबसाइट ओपन करने के बाद एकदम लेफ्ट साइड एक्सट्रीम नीचे आइएगा, तो यहाँ पे लिखा रहेगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। और अगर आप यहाँ पे आइएगा ऊपर वाले टैब में, देखिए कैलकुलेट यहाँ से भी हो सकता है, बट यहाँ से मैं नहीं सिखाने वाला हूँ। अभी मैं उसको मैनुअल सिखाऊंगा। ठीक है, कैसे करना है, मतलब एकदम डीप डाइव होकर हम लोग सीखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, सैलरी को ओल्ड रिजिम में और न्यू रिजिम में। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर जाइएगा इंडिविजुअल वाले सेक्शन में, तो इंडिविजुअल वाले सेक्शन में जो हम लोग का टॉपिक है वो सैलरी रिलेटेड है। ठीक है, तो सैलरी इम्प्लॉय में आप यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, गाइडलाइन टू फाइल टीडीएस रिटर्न, रिटर्न फॉर्म्स, टैक्स स्लैब। ठीक है, तो आप टैक्स स्लैब पे जब जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपको ये एक टैक्स स्लैब का डिटेल्स खुल के आएगा। ठीक है, वहां पे आप थोड़ा नीचे आइएगा स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि इनकम टैक्स का क्या स्लैब है, मतलब टीडीएस काटने का क्या स्लैब होता है गवर्नमेंट का। मतलब बेसिकली बोले तो टीडीएस काटने का क्या स्लैब है। तो टीडीएस बोल दीजिए, इनकम टैक्स बोल दीजिए। ठीक है, एक ही है। टीडीएस कंपनी काटता है, अगर इनकम टैक्स बनता है तो टीडीएस कटता है। तो टीडीएस कहाँ जमा होता है, इनकम टैक्स में ही जमा होता है। ठीक है, तो वो सारा चीज आप फिलहाल इनकम टैक्स बोल दीजिए, टीडीएस बोल दीजिए, एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लिखा गया है टैक्स स्लैब फॉर फाइनेंशियल। देखिए पहला चीज आप एक चीज जान लीजिए, इनकम टैक्स में कभी फाइनेंशियल ईयर नहीं होता है। ठीक है, इनकम टैक्स में फाइनेंशियल ईयर नहीं होता है। इनकम टैक्स में दो चीज होता है, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, प्रेजेंट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर नहीं होता है। क्यों नहीं होता, मैं एक एग्जांपल देके मैं बता देता हूँ। राइट, सपोज कीजिए कि आप अभी चल रहा है, अभी देखिए यहाँ पे डेट क्या है, 19/2/2024 है ना। तो आप किस ईयर का आप कैलकुलेट करेंगे। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो असेसमेंट ईयर 24-25 का आप कैलकुलेट करेंगे इनकम टैक्स फॉर दिस ईयर, मतलब जो अभी 23-24 चल रहा है उसका आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो उसका नाम आता है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर 23-24। और अगर ये 31 तारीख, मतलब 31/3/2024 जब हो जाएगा, जब 1 अप्रैल आ जाएगा, तो 1 अप्रैल को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मतलब प्रीवियस ईयर मतलब 23-24 का, और उसमें असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा फिर, 24-25। ठीक है, वैसे हम लोग बोला जाता है इनकम टैक्स। ये टर्म्स है इनकम टैक्स का। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स का स्लैब डिफाइन किया गया है। ठीक है, फॉर इंडिविजुअल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ठीक है, लेस देन 60 ईयर ऑफ एज एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, मतलब जिसका एज 60 ईयर से कम है प्रीवियस ईयर तक का। देखिए यहाँ पे कहीं पे फाइनेंशियल ईयर नहीं मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर भी असेसमेंट ईयर लिखा है। ए वाई मतलब असेसमेंट ईयर, 1 साल पहले। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर लिखा है, यहाँ पे फाइनेंशियल कहीं नहीं लिखा है, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल फाइंस करके भी फाइनेंशियल लिखूं, एक जगह लिखा है फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। यहाँ लिखा है इम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉयर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, यह किसका है, फॉर्म 16 का है। फॉर्म 16 के केस में फाइनेंशियल आ सकता है, क्योंकि ये टीडीएस रिलेटेड है। ठीक है, इनकम टैक्स रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी इनकम टैक्स में आपका नहीं लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर या तो फिर असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो अभी आते हैं अभी स्लैब क्या है। इसमें दो भाग में बांट दिया गया स्लैब को, एक ओल्ड टैक्स रिजिम, एक एक न्यू टैक्स रिजिम। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है टैक्स रिजिम को। अभी ओल्ड वाला टैक्स रिजिम क्या है, ये टैक्स रिजिम काफी दिन से चला आ रहा है, 2-3 साल पहले से चला आ रहा है। अलग अलग टैक्स रिजिम हर साल इनकम टैक्स का जो रेट है या परसेंटेज है चेंज होता रहता है। तो इसीलिए क्या किया गवर्नमेंट ने, एक ओल्ड टैक्स रिजिम को रख दिया है, जिसको अच्छा लगे वो इसको लेके जा सकता है, जिसका सेविंग्स हो ज्यादा,
अगर आपको लगता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपका सेविंग्स ज्यादा हो रहा है, इनकम टैक्स कम बन रहा है पेमेंट करने के लिए सैलरी के ऊपर, तो आप ओल्ड में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है न्यू टैक्स रिजीम में जाने से मेरा सैलरी जो डिडक्ट होगा वो कम होगा और टीडीएस कम जमा होगा, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्राइटेरिया इसमें बनाया गया है स्लैब। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है, अप टू 2.5 लाख तक का जो भी आपका सैलरी होगा, जो भी इनकम होगा सैलरी के ऊपर, लाइक जो सैलरी आपको नेट सैलरी मिलता है उसके ऊपर 2.5 लाख के ऊपर एक कैलकुलेट होता है नील, मतलब कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद मतलब ये कैलकुलेट एक्चुअली होता है किस पे, ये होता है इनकम टैक्स चार्जेबल पे। ये इनकम टैक्स चार्जेबल क्या होता है, जिसके ऊपर चार्ज किया जाता है इनकम टैक्स, मैं बताऊंगा आगे। मैं आपको एक्सेल में पूरा दिखाऊंगा कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो अप टू 2.5 लाख के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना है, नील। 2.5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख तक 5% एबव 2.5, मतलब क्या हुआ कि 2.5 लाख से 5 लाख डिफरेंस हुआ, 2.5 लाख के ऊपर आपको सिर्फ 5% देना है। ठीक है, फिर 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक का आपको क्या करना है यहाँ पे, कि 2.5 से 5 का तो आपको 5% देना ही है, जो कि 12,500 आता है। और 5 लाख से लेके 10 लाख तक आपको 5 लाख के ऊपर, ये जो डिफरेंस है दोनों का, उसके ऊपर 5 लाख के ऊपर 20% आपको टैक्स देना है। ठीक है, फिर एबव 10 लाख, 10 लाख के ऊपर जितना भी हो, ठीक है, 10 लाख के ऊपर जितना 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ जो भी हो, अगर सैलरी है तो आपको भैया पहले तो 20% देना है इसका, ये भी ऐड होगा इसमें, प्लस आपका 30% ऑफ एबव, मतलब 10 लाख के ऊपर 30% जो बनेगा वो देना होगा। ठीक है, ये यहाँ का इसका स्लैब रेट है। ठीक है, न्यू टैक्स रिजिम में क्या है, अप टू 2.5 लाख के ऊपर कुछ नहीं देना है, सेम है। 2.5 लाख से 5 लाख के भीतर में सेम है 5%। अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्प्लिट कर दिया, यहाँ से 5 लाख से लेकर 10 लाख तक क्या था, 20% देना था। ठीक है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, 5 लाख को उसमें थोड़ा स्प्लिट कर दिया 7.5 लाख में, और 7.5 लाख रुपया पे आपको सिर्फ 10% देना है, प्लस 12,500। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 7.5 से 10 के बीच में 15%। ठीक है, उसके बाद आपको ये देना है, क्या बोलते हैं, 10 लाख से लेके 12 लाख तक, यहाँ देखिए 10 लाख पे ही खत्म हो गया 30%। बट यहाँ पे क्या किया, 10 लाख से 12.5 लाख पे 20%, 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में 25%, और 15 लाख के ऊपर 30%। तीन भागों में इसको बांट दिया, तो मतलब 15 लाख के ऊपर जब होगा तब 30% देना है, और यहाँ पे 10 लाख के ऊपर जब होगा तब 30% देना है। तो जिसका सैलरी सपोज कीजिए 13 लाख रुपया है, तो वो इसमें जा सकता है, क्योंकि 13 लाख पे सिर्फ उसको 20, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 25% देना है, बट यहाँ पे 30% देना है। और जिसका सैलरी सपोज 12,50,000 हो या 12,40,000 हो, तो ओल्ड वाली स्कीम में अगर जाता है तो उसको 30% टैक्स देना होगा। बट न्यू वाली स्कीम में अगर वो जाता है तो उसको कितना देना होगा, सिर्फ 20%। ठीक है, तो ये कुछ स्लैब रेट्स है। ये आपका बिलो 60 ईयर जिसका है, उसका अलग है। ठीक है, अब जिसका 60 ईयर से ज्यादा है बट 80 साल से कम है, उसका अलग है। ठीक है, और जो 80 ईयर से ज्यादा है उसका अलग है, मतलब तीन भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, एक नॉर्मल एम्प्लॉय, एक 60 ईयर्स एबव और 80 ईयर से कम, और एक है 80 ईयर्स, मतलब सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, दो भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको इन सब के बाद आपको सरचार्ज देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपका सैलरी 50 लाख से ऊपर है, अप टू 1 करोड़, तो 10% सरचार्ज आपको देना पड़ेगा इनकम टैक्स के ऊपर। फिर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15%, 2 से 5 करोड़ के बीच में 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा का सैलरी होता है 37% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा, सरचार्ज में एक मार्जिनल रिलीफ भी मिलता है हम लोग को। मार्जिनल रिलीफ हम लोग पढ़ लेंगे क्या होता है, उसका अलग एक एग्जाम्पल है, मैं बता दूंगा कैसे बनता है मार्जिनल रिलीफ। लाइक मैं एक एग्जाम्पल देके भी समझा देता हूँ आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपका सैलरी सपोज कीजिए 51 लाख रुपया है, ठीक है, 51 लाख रुपया का सैलरी हुआ। ठीक है, अब 1 लाख रुपया बढ़ने से, ठीक है, अगर 1 लाख रुपया बढ़ने से आपको सपोज कीजिए सरचार्ज में क्या हो रहा है, यहाँ पे 10% देना पड़ रहा है, मतलब 1 लाख रुपया बढ़ने पे आपको इनकम टैक्स, पहले तो यहाँ पे इनकम टैक्स आपको कितना देना पड़ेगा, 30%। तो देखिए दिखा देते हैं यहाँ पे, इंटू 30%, ये इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अब सरचार्ज किस पे देना पड़ेगा, इसी इनकम टैक्स पे, मतलब आईटी, आईटी के ऊपर सरचार्ज कितना देना पड़ेगा, 10%, एट द रेट 10%। ठीक है,
तो इसके ऊपर 10% निकालते हैं, कितना आया? 1,53,000 आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। आपका तो सैलरी यहाँ पे बड़ा मतलब 50 लाख के ऊपर तो सरचार्ज नहीं है, बस 50 लाख से ज्यादा जैसे जाएगा 10% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। तो सरचार्ज के केस में क्या हुआ कि भैया सैलरी तो मेरा बढ़ा 1 लाख और आप हमसे सरचार्ज ले रहे हैं 1,53,000, तो इसमें मेरा लॉस है ना। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ठीक है आप 1,53,000 सरचार्ज नहीं दीजिए, ठीक है, आपका सैलरी 1 लाख रुपए से बढ़ा ना, तो 1 लाख रुपया जो है ये बढ़ा आपका सैलरी 1 लाख रुपए से, और सरचार्ज आप कितना दे रहे हैं आपके कैलकुलेशन के हिसाब से आ रहा है 53,000, ठीक है, सॉरी एक जीरो ज्यादा हो गया, फिर 1,53,000। तो यहाँ के केस में क्या बोला देखिए, marginal relief is a relief from surcharge provided in case where the surcharge payable exceed the additional income that makes the person liable for surcharge। ठीक है, जब एडिशनल पैसा एक्सीज हो जाता है एडिशनल इनकम से तो सरचार्ज देना पड़ता है। द अमाउंट पेएबल एज सरचार्ज शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इनकम अर्न एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज। मतलब बोल रहा है कि अगर, क्या देखिए फिर से पढ़ लीजिए, द अमाउंट पेएबल एज सरचार्ज शैल नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इनकम अर्न, मतलब जो इनकम आप अर्न करें, लाइक यहाँ के केस में क्या हो, 1 लाख रुपया आपका इनकम बढ़ा बट सरचार्ज इनकम नहीं दे सकते। इसका एक अलग से फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला मैं दिखा दूंगा। देखिए इस केस में क्या हुआ कि आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा जिसको बोलते हैं मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ मिल जाता है सरचार्ज के केस में, और कितना मिलता है कैसे मिलता है मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, आगे वाले वीडियो में। चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए कि क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो डिडक्शन होता है एटीसी का अलग, लाइक एटीसी, एटीसीसी, सीसी, एटीसीसीडी, इसमें क्या क्या आता है, लाइफ इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, ट्यूशन फीस, नेशनल सेविंग्स, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल, अदर वेरिएंस, ये सब सारा चीज जो है इस पे 1.5 लाख तक का आपको डिडक्शन मिलता है। ठीक है, एटीसीसी, एटीसीसीडी में। फिर 80 CCD, इसमें भी आपको 50,000 का मिलेगा। 80 CCD 2 का जो है उस पर 10% डिडक्शन लिमिट ऑफ 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, जो मेजर मेजर होता है ना वो ये होता है, 80C का एक मेजर मिलता है, ठीक है, सॉरी 80D का मिलता है। अब 80D में अलग अलग है, अगर आप सेल्फ करते हैं मतलब आप 20, यहाँ पे लिखा गया है फॉर सेल्फ और स्पाउस और डिपेंडेंट चाइल्ड, मतलब खुद का और अपने वाइफ का और अपने बच्चे का अगर कराते हैं तो 25,000 का आप आपको protection मिल सकता है मैक्सिमम। ठीक है, और 5,000 रुपीज फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इंक्लूडेड इन एबव गिवन, मतलब 25,000 में ही 5,000 इंक्लूड है। लाइक 20,000 का अगर आप करा लेते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस, और 5,000 का आप बिल अगर दिखा देते हैं कि आपके पास 5,000 का मेडिकल का जो बिल है वो दिखा देते हैं तो 25,000 का आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे है फॉर पेरेंट, पेरेंट के लिए क्या है कि अप टू 50,000 तक आपको मिल जाएगा इंश्योरेंस। ठीक है, 50,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें 50,000 में 5,000 इंक्लूड रहेगा। और ठीक है, यहाँ पर और लिखा गया है कि फॉर सेल्फ और स्पाउस और डिपेंडेंट चाइल्ड डिडक्शन लिमिट इज 50,000, फॉर पेरेंट डिडक्शन लिमिट इज 50,000। ठीक है, दोनों के केस में 50,000 है। बट कभी कभी क्या होता है कि लाइक अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए आपको 50,000 मिलेगा अलग से, और आपका 30,000 मतलब टोटल 75,000 हो जाएगा। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है तो उनके उनका 25 मिलेगा और आपको 25 मिलेगा, मतलब टोटल 50,000 मिलेगा आपको। ठीक है, और मैक्सिमम लिमिट में क्या होता है ना कि 50-50 1 लाख भी मिलता है। कैसे मिलता है 1 लाख, लाइक अगर आप भी सीनियर सिटीजन है और आपके फादर्स भी सुपर सीनियर सिटीजन हो गए, ठीक है, या सीनियर सिटीजन है वो भी, फादर भी अगर आपके सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन हो गए, आप भी सीनियर सिटीजन हो गए, तो 50,000 तो उनका मिलेगा और 50,000 आपका सीनियर सिटीजन है तो मिलेगा ही। ठीक है, तो 50-50 1 लाख रुपए भी मिलता है। ठीक है, एटीडी का ये हो गया। फिर एटीडीडी है, ये सब टूवर्ड्स पेमेंट द मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट डिसेबिलिटी डिपेंड ऑन द पेड, इस पे 75,000 मिलता है फ्लैट डिडक्शन। किस पे मिलता है, अवेलेबल फॉर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड। ठीक है, और 1,25,000 मिलता है 80% से ज्यादा अगर डिसेबिलिटी सब हो गया तो 1,25,000। ठीक है, और क्या क्या मेजर मेजर जो है वो देख लेते हैं। डिडक्शन टू इंटरेस्ट पेमेंट टुवर्ड द लोन एंड हायर एजुकेशन का छोड़ दीजिए, बहुत कम ही लोग को मिलता है। उसके बाद ये क्या है, एटीजी, एटीजी में आपका
चैरिटेबल अगर कुछ डोनेट करते हैं उसके बेस पे मिलता है, 100% भी मिलता है, 50% भी मिलता है, ठीक है। ये कुछ कुछ है एटीटीटीए। एटीटीटीए क्या होता है? एटीटीटीए होता है कि लाइक सेविंग्स अकाउंट आपने खोला है बैंक में, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है उस इंटरेस्ट का, पूरा इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिल जाता है। वो भी लिमिट 10,000 रुपीज है, 10,000 तक ही मिलेगा। अगर आपका इंटरेस्ट 12,000 रुपये आता है तो आपको सिर्फ 10,000 तक ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये कुछ डिडक्शन था, ठीक है, जो हम लोग ने पढ़ा। अब हम लोग एक बार चलते हैं एक्सेल में और समझते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे एक्सेल में। तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ ओल्ड रिजिम के बारे में, ठीक है। ओल्ड रिजिम के बाद मैं न्यू रिजिम के बारे में बताऊंगा, पहले ओल्ड रिजिम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ओल्ड रिजिम में मैंने क्या लिखा है कि ये इनकम टैक्स कैलकुलेटर फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25, मतलब आप प्रीवियस ईयर 23-24 का बना रहे हैं कि 23-24 के हिसाब से क्या है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है कि मैंने बेसिक सैलरी लिख दिया इनका 50,000, ठीक है, 9 मंथ का। लाइक अगर ये इम्प्लॉय, देखिए ये बनाने का मेरा मकसद क्या है, लाइक कोई इम्प्लॉय अगर ज्वाइन करता है 1/7/2023 को, ठीक है, तो 23 को जब ज्वाइन करेगा तो आपके उस फाइनेंशियल, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 9 मंथ ही आपके हाथ में है टीडीएस काटने के लिए कंपनी को। तो पहले कंपनी अपना एक एवोल्यूशन करेगी, अपना एक हिसाब बनाएगी कि इस एम्प्लॉय का अगर इतना इतना सैलरी अगर देते हैं, बेसिक 50,000, ठीक है, डीए 7,500, एचआरए 20,000 और बोनस 6,289 रुपीज अगर पे करते हैं 9 महीना तक, ठीक है, तो उसके बेस पे मेरे को कितना टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, कंपनी ने एक हिसाब बनाया एक्सेल में, ठीक है, टोटल ये सब डाल दिया 9 मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन क्या है कि पर मंथ इंटू 9 मंथ, ठीक है, तो पूरे साल का आ गया उसका, ठीक है, फ्रॉम जुलाई, ज्वाइनिंग डेट जुलाई है, ठीक है। तो ये टोटल, अगर किसी का ज्वाइनिंग डेट अप्रैल होता है तो आप 12 पे, यहाँ पे 12 कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे 12, सब में 12 हो जाएगा। तो फिर 12 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो मेरे केस में अभी 9 मंथ है, ठीक है। तो ये टोटल सैलरी उसको कितना मिला, 7,54,102, ठीक है, ये उसको टोटल सैलरी मिला। अब उसका एचआरए कितना मिला, 29,000। अब पूछेगा एचआरए क्या होता है? एचआरए ये होता है हाउस रेंट अलाउंस। अब हाउस रेंट अलाउंस का एक अलग से कैलकुलेशन होता है। क्या कैलकुलेशन होता है मैं दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने जब सैलरी दिया तो उसको टोटल हाउस रेंट अलाउंस कितना दिया पूरे साल में, 1,80,000 रुपया, 20,000 रुपया के हिसाब से 9 मंथ, 9 मंथ का 1,80,000, ठीक है। और एचआरए निकालने का एक अलग से फार्मूला है, गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करके रखा है, गवर्नमेंट ने बता के रखा है कैसे निकालना है एचआरए। इसमें लिखा हुआ है पहला जो है एचआरए का, एचआरए रिसीव। एचआरए कितना में इसने रिसीव किया, देखिए अभी रिसीव तो किया नहीं, बट कैलकुलेशन के हिसाब से ये रिसीव ये करेगा, ठीक है, पकड़ के रखना पड़ता है कि ये रिसीव करेगा। तो 1,80,000 ये रिसीव किया, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल रेंट पेड माइनस बेसिक प्लस डीए इंटू 10%। मतलब मैं एम्प्लॉय से पूछूंगा भाई तुम्हारे पास, तुम जहाँ रहते हो वो कहाँ रहते हो, वो बोलेगा रेंट पे रहता हूँ, ठीक है, रेंट पे रहते हो, ठीक है, कितना रुपया रेंट देते हो पर मंथ, तो वो अगर बताता है कि मैं रेंट देता हूँ 9,000 रुपीज पर मंथ, तो मैं देख लूंगा कि 9,000 के हिसाब से इंटू 9, मतलब एक्चुअल रेंट पे क्या किया उसने साल भर में, 9,000 इंटू 9, मतलब कितना हुआ, 9,000 इंटू 9, 81,000। अच्छा अब मेरे पास बेसिक प्लस डीए का कैलकुलेशन है यहाँ पे, ये रहा। तो मैं बेसिक प्लस डीए को ऐड करूंगा दोनों को और उसका 10% निकाल लूंगा, ठीक है। तो कितना आएगा इसका, निकाल लेते हैं आपके सामने, ये ये प्लस ये इंटू 10%, ठीक है, 5.750 आ गया। अब इसको माइनस करते हैं, एक्चुअल एचआरए पेड माइनस बेसिक प्लस डीए इंटू 10% का जो है आया है 51,750, इसको माइनस करते हैं इससे इससे, तो आया 29,250, ठीक है, ये आ गया मेरा यहाँ पे। अब यहाँ थर्ड नंबर फॉर्मूला क्या है, थर्ड बोला है कि बेसिक प्लस डी का 50% निकालना है। देखिए 50% कहाँ निकलेगा, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं, मेट्रो सिटी में अगर आप रहते हैं तो आपको 50% मिलेगा बेसिक प्लस डी का। अगर आप नॉन मेट्रो में रहते हैं तो आपको 40% मिलेगा, ठीक है, 40%। और यहाँ पे 50% मिलेगा मेट्रो में। अब मेट्रो सिटी क्या क्या है, मेट्रो सिटी चार ही है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ये चार शहर में अगर आप रहते हैं तो आपको 50% मिलेगा, और इन चार शहर के अलावा कहीं और रहते हैं तो आपको 40% ही मिलेगा। तो इसलिए 50% सिटी में ही रहता है।
ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, बेसिक प्लस डीए का 50% आ गया ये, ठीक है, 2,58,750। तो इस फार्मूले के हिसाब से एचआरए कितने मिलेगा, जो इन तीनों में लोअर है, जो इन तीनों में लोअर है वही आपको एचआरए मिलेगा भाई, सिंपल हिसाब है। तो मेरे को एचआरए यहाँ पे कितना मिला है, कंपनी ने दिया इसको 1,80,000, इसने एचआरए कितना पेमेंट किया, पे कर रहा है 81,000, बट इसको एचआरए मिला कितना, ये 29,000 समथिंग, ठीक ठीक है। तो इसको एचआरए मिलेगा, ये सबसे लोअर जो है वही एचआरए है उसका, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन समझ में आ गया आपको, ये कैलकुलेशन समझ में आ गया एचआरए कैसे यहाँ पे निकला है। उसके बाद ये उसका बैलेंस आ गया, मतलब ये माइनस ये कर दिए तो इसका बैलेंस आ गया, ठीक है। अब डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसको बोलते हैं, वो मिलता है 50,000। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका जो भी सैलरी हो, जितना भी सैलरी हो, आपको 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने वो ज्वाइन किया तो उसके हिसाब से पीटेक्स भी करते कटेगा उसके सैलरी से। तो पीटेक्स के हिसाब से क्या हुआ कि 200 रुपया करके उसका पीटेक्स कटेगा, क्योंकि इसका सैलरी तो 40,000 से ज्यादा है। मेरे प्रोफेशनल टैक्स वाले वीडियो में देखेगा, मैंने बताया कि कैसे कटता है ये। तो उसमें उसका 1,200 रुपया आता है, एक्चुअली ये आएगा टोटल में 200 इंटू 9 मंथ 1,800 रुपया, ठीक है। मैंने 1,200 रुपया क्यों लिखा है मैं बताता हूँ आगे, ठीक है। ये होगा 1,800 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया टोटल। प्रोफेशनल टैक्स का भी मेरे को एग्जाम मिल जाएगा, ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा मेरे टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी से। ये दोनों इससे इसको माइनस कर दिया डिडक्शन को, तो ये आ गया मेरा टोटल। अब ये इनकम फ्रॉम सैलरी ये आ गया मेरा। उसके बाद पूछा है कि और अदर कोई इनकम आपके पास है, हाउस प्रॉपर्टी या अदर इनकम, ठीक है। ये नहीं है मेरे पास। हाउस प्रॉपर्टी मतलब आपके पास कोई घर है वो भाड़ा पे आप लगा दिए, तो उसका तो कोई इनकम नहीं बन रहा। अदर्स इनकम कुछ और अगर है, एग्रीकल्चर से कोई इनकम आया है तो अदर्स इनकम में चला जाता है, ठीक है। तो टोटल इनकम ये आ गया, ठीक है, 673,652। अब चैप्टर 6A के हिसाब से उसने क्या किया कि 86 का डिडक्शन उसको मिला। 86 का डिडक्शन क्या मिला, लाइक इसके उसको जब सैलरी देंगे तो उसको पीएफ भी काटेंगे हम लोग। तो जब पीएफ काटेंगे तो पीएफ 1,800 रुपया करके कटेगा, मैक्सिमम मैक्सिमम लिमिट 1,800 रुपया है। अगर नहीं पता आपको तो मेरा पीएफ वाला वीडियो देख सकते हैं जो इस प्लेलिस्ट में है। तो 1,800 रुपया करके 9 महीने तक कटेगा, तो 16,200 रुपया उसका पीएफ कटेगा, और जो पीएफ कटेगा वो उसके एटीसी में जाता है। मैंने अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले दिखाया भी था आपको 86 एटीसी वाले में। मैं दिखा देता हूँ, एटीसी वाले में देखिए यहाँ पे प्रोविडेंट फंड है ना, प्रोविडेंट फंड, तो ये भी एटीसी में जाता है। तो इसका लिमिट 1,50,000 रुपया है, मतलब सबका मिला के 1,50,000 रुपया हो सकता है, या फिर किसी एक का 1,50,000 रुपया हो सकता है, पर 1,50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इस केस में क्या है, ये पीएफ जो है वो उसका एटीसी में चला गया। एटीडी एटीडी में क्या हुआ कि उसने उसने क्या किया कि यहाँ पे ये हो गया। फिर एलआईसी का पेमेंट उसने 2,000 रुपया करके एलआईसी जमा दिया 12 महीना तक, ठीक है। ठीक है, ये देखिए 9 महीना में क्यों कैलकुलेट किया हुआ है, क्योंकि पीएफ तो सिर्फ 9 महीना का ही कटेगा, क्योंकि उसका ज्वाइनिंग डेट तो 1/7/2023 का है, इसलिए 9 महीना का ही पीएफ कटेगा। बट एलआईसी तो इस कंपनी ज्वाइन करने से पहले से ही कर रहा होगा, हो सके तो, ठीक है, नहीं भी हो सकता बट हो सके तो एज्यूम करके रखते हैं कि वो पहले से ही एलआईसी कर रहा है वो। तो 2,000 रुपया करके प्रीमियम महीने तक देगा, तो उसका 24,000 रुपया बनेगा। ट्यूशन फीस क्यों देगा, अब सपोज उसका एक अगर कोई बेटा होगा, बेटी होगी, कोई भी होगी, तो स्कूल में पढ़ता होगा या पढ़ती होगी, तो उसका जो ट्यूशन फीस है वो 1,200 रुपया करके दे रहा होगा हर मंथ। तो उसका 12 महीना का ये अमाउंट हुआ, तो इन टोटल तीनों का कीजिएगा तो 54,600 जो आता है वो यहाँ चला गया एटीसी में। तो ये एटीसी का भाग है। ईपीएफ ईपीएफ यहाँ देखिए, ईपीएफ है, पीएफ, एलआईसी एलआईसी, ट्यूशन फीस, ठीक है। इन तीनों को मिला के मेरा यहाँ पे 50% दिखा रहा है, बट 1,50,000 है, अभी मेरा लिमिट क्रॉस नहीं हुआ। आप चाहे तो और भी इन्वेस्टमेंट यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एटीडी एटीडी मतलब मेडिक्लेम। तो 60,000 रुपया का उसने मेडिकल क्लेम कराया यहाँ पे, बट उसको मिलेगा कितना, 50,000 ही मिलेगा। क्यों क्यों मिलेगा, क्योंकि सपोज करते हैं वो अपने बच्चे का, अपनी वाइफ का भी कराया, प्लस उसके अपने फादर्स का भी कराया। तो उनके फादर जो है वो सीनियर सिटीजन नहीं है, इसके लिए उनको उनका 25 मिलेगा,
ठीक है, उनका 25 मिलेगा, उनके फादर्स का 25 मिलेगा, दोनों मिला के 50,000 का यहाँ पे मेडिक्लेम मिलेगा। ठीक है, यहाँ 50,000 इसीलिए पकड़ा गया है। 60 का उसने करा है बट एलिजिबल वो 50,000 के लिए ही है। अच्छा 80 टीटीए मैं पकड़ के रखता हूँ, उनका 5,000 का सेविंग से जो इंटरेस्ट आएगा वो 5,000 रुपया आएगा पूरे साल में। ठीक है, उस हिसाब से इनका पूरा ही पैसा मैंने 80 टीटीए मिल गया, रख लिया, और पूरा ये डिडक्शन में चला गया, तो इतना रुपया मेरा डिडक्ट हो जाएगा सैलरी से। तो मेरा 6,73,652 रुपया टोटल इनकम आ रहा था। अब 86 और ये सब जो चैप्टर 6A का जो डिडक्शन है वो कट गया, तो माइनस मेरा टोटल सैलरी बन गया 564,052। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिमिट कितना था। यहाँ लिमिट है ओल्ड स्कीम के हिसाब से 5 लाख 1 से 10 लाख के बीच 20%, है ना, 10% प्लस 20%। तो मेरा जो है 2.5 लाख के ऊपर जीरो बनता है, यहाँ लिखा हुआ है 2.5 लाख के ऊपर जीरो, मतलब 3 लाख के ऊपर जीरो है ये। ठीक है, 3 लाख क्यों है मैं बताता हूँ। लाइक यहाँ पे क्या किया गया ना, यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन ऐड कर दिया गया है 50,000, जो आप 50,000 यहाँ पे पकड़ रहे थे ना माइनस, अगर इसको यहाँ जोड़ दीजिएगा तो ये वही आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 3 लाख रुपए भी कर दूं तो कुछ आने जानी नहीं है। ठीक है, 3 लाख रुपए भी कर दूं तो कुछ आने जानी नहीं है, एक ही बात। ठीक है, 2.5 लाख के ऊपर करते हैं कैलकुलेट। उसके बाद ये यहाँ पे आ गया ये चीज 3 लाख के ऊपर नील। ठीक है, उसके बाद 2.5 से 5 लाख, 2.5 से यहाँ पे 5 लाख है, मतलब क्या किया यहाँ पे 50,000 यहाँ पे ऐड कर दिया है गवर्नमेंट ने। इसको चलिए मैं 3 कर देता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, नहीं तो और कंफ्यूज हो जाएगा। 3 कर दिया, अब 3 से 6 लाख है, 3 से 5 लाख है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको 5 कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 5 लाख। ठीक है, 5 लाख हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे आ रहा है लेकिन 5%। ठीक है, 12,005, सॉरी, यहाँ पे 10,000 रुपया आ रहा है, तो 10,000 यहाँ आ गया मेरा। अब जो है बैलेंस का एबव, इसका आ गया 5%, 3 लाख के ऊपर, एबव 3 लाख, 3 लाख के ऊपर मतलब 2 लाख के ऊपर 5%, 10,000 रुपया आ गया। फिर 5 लाख एक से लेके 10 लाख तक है, तो मेरा सैलरी तो यहाँ तक ही है 5,64,000 तक। तो जो 64,000 का डिफरेंस है उसके ऊपर निकालना पड़ेगा। तो इसको इससे माइनस कर दिया, तो इसको इससे माइनस करने के बाद क्या मेरे हाथ में बचा, ये माइनस ये, कितना आया ये दिखा देता हूँ, 64,000। अब 64,000 के ऊपर क्या आता है, 10%, कितना था यहाँ पे 20%, डायरेक्ट 20% है, तो 20% निकालेंगे तो आएगा 12,810 रुपया। ठीक है, तो ये दोनों मिलाने के बाद टोटल मेरा इनकम टैक्स कितना बचा आया यहाँ पे, ये टोटल 22,810 रुपया, मतलब पूरे 5,64,000 के ऊपर अगर इनकम टैक्स मेरा निकला 22,810 रुपया। ठीक है, उसके बाद सरचार्ज बिल। अच्छा यहाँ पे मैंने एक कुछ लिखा हुआ है, देखिए, rebate under section 87A 12,500 नॉट मोर देन 5 लाख। अगर ये मेरा सैलरी 5 लाख के अंदर होता है, लाइक मोर देन, नॉट मोर देन 5 लाख, लाइक मेरा अगर सैलरी ये 5 लाख तक ही होता है यहाँ पे, तो मेरे को इनकम टैक्स देना नहीं पड़ता, क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ज होता है ना 10,000, या फिर आपका सपोज कीजिए 10,000 या 12,000, मतलब यहाँ पे तो आपका क्या दिखाया गया है, 3 लाख, अगर 3 लाख होता है तो 10,000 होता है यहाँ पे, तो 10 लाख पूरा मेरा रिबेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 10 लाख कर दूं, तो 10,000 कर दूं, तो ये पूरा अमाउंट रिबेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पूरा अमाउंट रिबेट हो जाए, मतलब मेरे को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पे मेरे केस में क्या हुआ है, 5,64,000 है, तो 64,000 के लिए मेरे को 22,000 रुपया टैक्स देना पड़ रहा है, इनकम टैक्स। सिर्फ 64,000 मेरा सैलरी पड़ा, बट मेरे को सैलरी यहाँ पे कितना देना पड़ रहा है, 22,810 रुपया इनकम टैक्स। उसके ऊपर सरचार्ज आपका लगेगा नहीं। सरचार्ज क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपका टैक्स जो है वो 50 लाख से ऊपर नहीं गया। ठीक है, बट एडुकेशन सेस आपको देना पड़ेगा। सरचार्ज किस पे कैलकुलेट होगा, इस पे। ठीक है, और एडुकेशन सेस किस पे कैलकुलेट होगा, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज मिला के 4%। तो 4% आपका एडुकेशन सेस आ गया, यहाँ पे चार्ज हो गया। तो टोटल आपको टैक्स देना कितना पड़ा, 23,722 रुपया देना पड़ा। अब कंपनी जब डिडक्ट करेगा आपके टीडीएस अकाउंट से, तो इसको डिवाइडेड 9 कर देगा, तो हर मंथ वो 2,635 रुपया आपके अकाउंट से, मतलब आपके सैलरी से डिडक्ट करके उसके बाद सैलरी देगा। ठीक है, ये हो गया ओल्ड टैक्स रिजीम का हिसाब। ठीक है, अब आते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। ठीक है, ये आ गया हम लोग न्यू टैक्स रिजीम में। ठीक है, ये ओल्ड टैक्स रिजीम है, ये न्यू टैक्स रिजीम है। अब न्यू टैक्स रिजीम सब चीज सेम है। ठीक है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ये सब चीज सेम है।
ठीक है। क्या चीज सेम नहीं है मैं बता देता हूँ। न्यू टैक्स रिजीम में आपको एचआरए का कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगा, बेनिफिट्स। ठीक है। उसके बाद डिडक्शन। डिडक्शन में क्या है, आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, बट आपको प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन छोड़ के। तो आपका यहाँ पे देखिए ये सेम रहा, यहाँ तक सेम है, ये सेम नहीं है क्योंकि मेरे को 1200 रुपये का डिडक्शन नहीं मिला। यहाँ तक आ गए हम लोग। उसके बाद 80C, 80D, 80TT, ये सब किसी का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा न्यू चैप्टर के हिसाब से, मतलब न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से। ठीक है। अब यहाँ पे टैक्स का कैलकुलेशन भी ये अलग अलग है। ठीक है। यहाँ पे 3 लाख से 6 लाख तक आपको 5% देना है, 6 लाख से 7.5 लाख तक 10% देना है। ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस जो है 10% है, जो मैंने यहाँ दिखाया है। 5 लाख तक जो है, मतलब ये 2.5 लाख है, बट यहाँ 5 लाख होगा, कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे 3 लाख से लेके 6 लाख, और 6 लाख से 7 लाख, मतलब 7.5 लाख तक, यहाँ पे 7.5 लाख तक का आपका 10% है, तो 10% मैंने निकाल दिया। टोटल टैक्स बना कितना अभी इन दोनों के हिसाब से, इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स जो कैलकुलेट हुआ है वो कैसे हुआ है मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको। देखिए, टैक्स ऑन 7,05,000 रुपये, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। 7 लाख, ये जो अमाउंट है चार्जेबल, इनकम टैक्स चार्जेबल, इसके ऊपर आप टैक्स दे रहे हैं कितना, इन तीनों को मिला के टैक्स दे रहे हैं कितना, 25,410 दे रहे हैं, 25,410 इन तीनों को मिला के। उसके बाद एक्सेस अमाउंट जो आ रहा है 7 लाख के ऊपर, मतलब आपका टैक्स जो है 7 लाख के ऊपर कितना आ रहा है, 4,000 का टैक्स अगर दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे हिसाब करूं कि 4,000 रुपये आपका इनकम बढ़ने से आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, 25,000 रुपया। ठीक है। 4,000 का ही मेरा इनकम बढ़ा है यहाँ पे 7 लाख के ऊपर, 7 लाख तक एग्जाम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स। बट क्या हुआ यहाँ के केस में कि 4,000 जैसे मेरा बढ़ा, उसके जगह पे मेरे को 25,000 का टैक्स देना पड़ रहा है यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि इनकम टैक्स ओवर 7 लाख, मतलब 7 लाख के ऊपर आपका इनकम कितना है, सिर्फ 4,000। ठीक है। 4,000 है, तो आपको मार्जिनल रिलीफ कितना का मिलेगा, जो भी टैक्स बन रहा है, एक्चुअल टैक्स जो बन रहा है ये, और 7 लाख के ऊपर का जो भी इनकम है, मतलब 4,000 रुपये इनकम है, टैक्स बन रहा है 25,000, इनकम आ रहा है 4,000, तो आपको टैक्स जो आपका एक्चुअल बन रहा है माइनस जो एक्सेस अमाउंट है 7 लाख के ऊपर, तो वो आपका मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा। ठीक है। आपको सिर्फ टैक्स कितना देना पड़ेगा, जो एक्सेस अमाउंट बढ़ रहा है, विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर होगा ना वो आपको टैक्स देना होगा इस केस में। तो मेरा टैक्स इन दोनों में से लोअर कौन सा है, इससे इसको माइनस कर दिया, तो 21,000 रुपया मेरे को मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा टैक्स में, और मेरे को टैक्स देना पड़ेगा सिर्फ 4,102, मतलब ये अमाउंट, ये देखिए ये अमाउंट। ठीक है। उसके ऊपर एडुकेशन सेस देना पड़ेगा 4%, तो टोटल टैक्स आ गया ये। अब मेरे को बताइए कि आप कौन सी स्कीम में जाइएगा तो आपको बेनिफिट्स होगा, बस सिंपल क्वेश्चन, आपके कौन से स्कीम में जाइएगा तो आपको फायदा होगा टैक्स का। तो ऑब्वियस सा बात है, कोई भी बोलेगा मेरे को नया स्कीम में जाना है भाई, न्यू स्कीम में अगर जाते हैं तो मेरे को 4,000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है, 266 रुपया, और पुराने में 23,722 रुपया देना पड़ रहा है, और मेरा हर मंथ में सैलरी से ये कटेगा 2635, अगर ओल्ड में जाते हैं तो, और न्यू में जाते हैं तो 474। तो ऑब्वियस सा बात है सब न्यू को ही चूज करेगा। ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हो गया टीडीएस के ऊपर कि कैसे किया जाता है। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग टैली में, हम देखते हैं इसका एंट्री कैसे, टीडीएस कैसे काटेंगे। पहले ये हम लोगों ने बना लिया, अब टैली में इसको कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। तो हम आ गए टैली के स्क्रीन पे, हम लोगों ने वही कंपनी पकड़ा है। ठीक है। अच्छा, अभी क्या है कि मेरा जो पुराना जो ये था, एम्प्लॉय था, ठीक है, उसका मैंने पे हेड को चेंज किया है, ये रहा पे हेड। इसमें मैंने 50,000 डाल दिया, पहले ये 7,500 रुपया था, अभी मैंने इसको चेंज करके 50,000 डाल दिया इसके बेस पे। ठीक है। समझाने के लिए आप लोग को। ठीक है। बाकी सारा चीज, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, बाकी सारा जो चीज है वो सारा सेम है। अगर ये सब कैसे बनता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना लिया है, आप लोग वो अगर देख के आते हैं, फॉलो करते हैं, तो ये चीज समझ में आपको इजीली आएगा। ठीक है। तो ये 50,000 मैंने डाल दिया, बाकी सारा सारा चीज सेम है। अब क्या करना है, देखिए, अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं डिस्प्ले, यहाँ गया डिस्प्ले,
डिस्प्ले, उसके बाद आते हैं यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट, उसके बाद आएंगे हम लोग स्टेटरी रिपोर्ट, उसके बाद आएंगे इनकम टैक्स, उसके बाद आएंगे कंपटीशन। और अभी हम एक ही इम्प्लॉय का देख रहे हैं। अब चाहे तो मैक्सिमम जितना भी चाहे इम्प्लॉय डाल सकते हैं, ठीक है। एक इम्प्लॉय का मैंने खोला। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये इम्प्लॉय का नंबर, मेल, कब से, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एक साथ था, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, पैन नंबर क्या है, डिक्लेरेशन वैल्यू क्या है, ये सब मैंने डाल दिया ऑलरेडी, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हुआ कि इनका जो सैलरी है 51,834 आ रहा है पर मंथ। किसके हिसाब से आ रहा है, 51 के हिसाब से ये सब आ रहा है, ठीक है। अभी मैंने कुछ डाला नहीं है, अभी एटीसी ये सब मैंने कुछ डाला नहीं है, ये सब अभी तो कुछ डाला नहीं है, उसके हिसाब से ये आ रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग चलेंगे, इसको डालते हैं, ठीक है। क्या क्या है, कैसे है, हम लोग डालते हैं। अगर मैं इसको चेंज कर दूं ना न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से, तो आपको देखिए यहाँ पे जाके आपको ये रेगुलर टैक्स रिजीम मतलब ओल्ड वाला हो गया, और न्यू वाला मतलब 115 बीएसई होता है, ठीक है। तो 1 जुलाई रखेंगे, सेव करेंगे, तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। अब टैक्स जो है 4264 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे चीज चेंज हो गया, सभी कुछ मैंने डाला। अभी पहले हम लोग डालेंगे, क्या कैसे डालना है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को, सबसे पहले क्या करना होगा, हमें जाना होगा अल्टर में, और एक लेजर बनाना होगा, मतलब पे हेड बनाना होगा। क्या पे हेड बनेगा, इनकम टैक्स का। तो आएंगे, क्रिएट करते हैं, लिखते हैं इनकम टैक्स, इनकम टैक्स लिख दीजिए, या फिर टीडीएस ऑन सैलरी लिख सकते हैं, टीडीएस ऑन सैलरी। ये किस में हेड में जाएगा, ये होगा इम्प्लॉय स्टेटरी डिडक्शन, ठीक है। उसमें जाना होगा इनकम टैक्स, स्टेटरी पे टाइप में। अच्छा, ये क्या है, कंपनी के लिए करंट लायबिलिटी ड्यूटी टैक्स, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस है कंपनी का। अच्छा, नेट सैलरी इफेक्ट करेगा, इसके अलावा यस हाँ करेगा, क्योंकि टीडीएस काट के पेमेंट होगा। अच्छा, पे स्लिप पे क्या लिखा लिखा होना चाहिए, इनकम टैक्स। तो आप सिर्फ इनकम टैक्स लिख दीजिए, टीडीएस मत लिखिए, टीडीएस है तो फिर टीडीएस लिख दीजिए, जो भी लिख सकते हैं। ये किस बेस पे कैलकुलेट होगा, मंथली, तो मंथली करके सेव कर दिया, ठीक है। ये इनकम टैक्स का हो गया, पे हेड मैंने बना दिया, ठीक है। अब इस पे हेड को ऐड करना होगा एम्प्लॉय में, तभी तो वहां से कटेगा। तो ऐड करते हैं हम लोग, तो ये सब सारा चीज ऐड किया हुआ रहेगा ऑलरेडी। यहाँ पे जाना है आपको, इनकम टैक्स ऑन सैलरी को ऐड कर देना, एंड ऑफ लिस्ट, कंट्रोल ए, सेव हो गया, ये ऐड हो गया, ठीक है। अब एक बार जाते हैं पेड पे, देखिए क्या दिखाता है, डिस्प्ले OPIC, ठीक है, ये शॉर्टकट है। अभी भी सेम दिख रहा है, ठीक है। अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं चेंज हुआ मैं बताता हूँ, क्यों नहीं चेंज हुआ। पहले इसको ओल्ड स्क्रीन कर देते हैं, आ गया। अब आते हैं फिर से हम लोग अल्टर पे। तो जैसे इनकम टैक्स का मैंने ये बनाया ना, अब कुछ कुछ चीज देखिए, पेड खुल गया है यहाँ पे, वाउचर टाइप खुल गया है। क्या क्या खुला है, डिफाइन सैलरी तो था ही पुराना, पेरोल वाउचर टाइप था, पुराना था, ये था पहले से। अब इनकम टैक्स पे हेड डिटेल्स आ गया नया चीज। ये क्या है, अब यहाँ पे क्या लिखा गया, जो जो मैंने पे हेड बनाया था सारे पे हेड है, ठीक है। अब इसमें क्या है, बेसिक सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी क्या है, आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। बेसिक सैलरी में यहाँ लिखा गया अदर अर्निंग और अलाउंस फुल टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए सिर्फ बेसिक सैलरी को, ठीक है, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लीजिए। प्रोजेक्टेड रहेगा वैल्यू, ठीक है, प्रोजेक्टेड रखिएगा, ओके कर लीजिए, ठीक है। एक चेंज हो गया। दूसरा में बोनस में आता है, तो बोनस में ऑन प्रोजेक्टेड बेस पे रहेगा, इसको भी सेव कर लीजिए। डियर इंश्योरेंस में आपको सिलेक्ट करना होगा डीए, डियर इंश्योरेंस, ये रहा डियर इंश्योरेंस, कंसीडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। इसको सिलेक्ट करना है, डीए को, इसको सिलेक्ट कर लिए, ये भी प्रोजेक्टेड रहेगा, सिलेक्ट, एक्सेप्ट। अच्छा, पीएफ के बारे में पूछ रहा है, तो पीएफ सिलेक्टेड किया हुआ है ऑन प्रोजेक्टेड वैल्यू, इसको भी यस कर लीजिए। ग्रेजुटी क्या है, ये भी आपका सेम है, सेलेक्ट कर लीजिए। हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस में आपका यहाँ पे ये अर्निंग में किया हुआ है, इसको आप ये सारे हाउस रेंट अलाउंस में सिलेक्ट कर लीजिए, प्रोजेक्टेड बेसिस यस। प्रोफेशनल टैक्स में प्रोफेशनल टैक्स ऑलरेडी किया हुआ है ऑन प्रोजेक्ट वैल्यू, यस। सारा चीज हो गया। तो हम लोग ने इनकम टैक्स पे है डिटेल्स भर दिया, डाल दिया। अब इनकम टैक्स डिक्लेरेशन बोल रहा है। इनकम टैक्स डिक्लेरेशन क्या होता है, कि मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये बेनिफिट्स मैं लूंगा, मतलब एटीसी, एटीडी, एटीटीटीए का बेनिफिट्स मैं लूंगा, ठीक है, ये मेरा आएगा। इम्प्लॉय इम्प्लॉय टैक्स रिजीम पहले पूछ रहा है क्या है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट में, ठीक है, विकास प्रसाद जो है, उसका टैक्स रिजीम क्या है, यहाँ पे ओल्ड में है, ठीक है, ओल्ड में रखते हैं। उसका पैन नंबर पूछा है, पैन नंबर डाल दिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पूछा है, डाल दिए, ठीक है, सब डाला हुआ है, ठीक है। बैक आते हैं, अब पूछ रहा है हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ उसी इम्प्लॉय का सिलेक्ट करूंगा, हाउस रेंट अलाउंस कब से होगा, तो मैं यहाँ पे पकड़ के रखता हूँ, एक यहाँ पे दिया होगा, देखिए मैंने दिखाया था आगे आपको,
HRA का कैलकुलेशन यहाँ पे 9 मंथ का था, ठीक है। तो मैं 1/7/23 से मंथली रेंट डिक्लेयर कितना कर रहा है, 9,000, ठीक है। ये 9,000 डिक्लेयर मतलब एक्चुअल पे कर रहा है, उसके पास प्रूफ भी 9,000 का है, ठीक है। ले लिए 9,000। अच्छा, वो मेट्रो में रहता है नॉन मेट्रो में? मेट्रो में रहता है, मैंने बताया। लैंडलॉर्ड का नाम उम अभी कुछ नहीं, कुछ भी लिख देते हैं, लाइक मनोज, मनोज लिख दीजिए, ठीक है। पैन नंबर कुछ है नहीं। नॉन रेसिडेंट यहाँ पे लिख देना, पैन ऑफ लैंडलॉर्ड, नॉन रेसिडेंट, गवर्नमेंट, अदर वैल्यू। नॉन रेसिडेंट इससे कुछ नहीं लिखना है, छोड़ दीजिए, ठीक है। सेव कर लीजिए, ठीक है। बैक जाए। लीव ट्रेवल असिस्टेंट कुछ है नहीं, ट्रेवल अलाउंस कुछ है नहीं, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस आपको मिलेगा, ठीक है। इफेक्ट कब होगा, एक साथ नहीं, 1/4 से कीजिए। यहाँ पे दिया होगा, देखिए मैंने दिखा के रखा है। ट्यूशन फीस कब से दे रहा है, यहाँ से। तो इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2023 से कीजिए, और नंबर ऑफ चाइल्ड कितना है, 1, ठीक है, एक का ही रखते हैं। बैक गए। चाइल्ड हॉस्टल एक्सपेंडिचर, कुछ हॉस्टल नहीं है। अच्छा, इनकम डिक्लेयर बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय डिक्लेयर करा है अपने इनकम, सिंगल एम्प्लॉय मल्टीपल कंपोनेंट, इसका क्या मतलब मैं बता देता हूँ। आप सिंगल सिंगल जाके आप कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कुछ है, अदर इनकम है, हाउसिंग लोन, सेल्फ ऑक्यूपाइड कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, नहीं मेरा यहाँ कुछ नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए, इसको स्किप मारिए, बाहर आइए। अब आते हैं 80C वाला जो डिडक्शन है चैप्टर 6A का, वो भरते हैं। तो सिंगल एम्प्लॉय मल्टीपल कंपोनेंट में भरेंगे विकास प्रसाद का। देखिए यहाँ पे एक चीज ऑलरेडी ले चुका है, पीएफ का पैसा वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है, एनपीएस का पैसा कैलकुलेट कर चुका है, ठीक है। जैसे ही एंड ऑफ लिस्ट मारेगा ना, तो देखिए यहाँ पे आ गया 16,200, 16,200, देखिए ये मेरा कैलकुलेट हुआ है, और इसने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 9 महीना के हिसाब से, ठीक है, कि 9 महीना में मेरा ये कटेगा। तो पीएफ का कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या क्या डालना होगा आपको, एक तो डालना होगा एलआईसी का, तो यहाँ पे एलआईसी में देखिए आया होगा, एलआईसी कहाँ गया, आप देख पा रहे होंगे, एलआईसी पेंशन अदर एलिजिबल इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। तो ये एलआईसी में आ गया, इंश्योरेंस प्रीमियम है, कब से है, तो आपका कब से होगा, 1/4/2023, 12 महीना का है। डिक्लेयर कितना है, ये एनुअली पूछा है, तो एनुअल के हिसाब से डालना है, तो 24,000 आप डाल दीजिए एनुअली। प्रूफ 24,000 का ही होगा आपके पास। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस है इसमें लास्ट में एकदम, 1/4/23 से होगा ट्यूशन फीस, कितना रुपया करके है, 14,000 14,400, ठीक है। प्रूफ भी आपके पास पूरा ही है, ठीक है, हो गया। तो ये दो चीज मैंने डाल दिया। अब इसमें और कुछ पूछा है, एटीटीटीए पूछा है कुछ, नहीं इसमें नहीं, एटीसी में नहीं है एटीटीटीए, ठीक है। तो इसको एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, ठीक है। ये आ गया, बैक गए, नीचे आता है इसमें, अब आते हैं नीचे 80D वाला सेक्शन में, ठीक है। 80D में क्या क्या मिलेगा, विकास प्रसाद इसमें आते हैं। 80D में क्या क्या था, 80D इसमें है आपका मेडिक्लेम, डिपेंडेंट और इंश्योर्ड। तो डिपेंडेंट भी है आपके पास, और मेडिक्लेम 80D दो भाग दिया गया इसमें, ठीक है। तो मैं डिपेंडेंट भी ले लेता हूँ। 1/4/2023 से सीनियर सिटीजन है, कंडीशन क्या है, अदर्स, सीनियर सिटीजन नहीं डालते हैं यहाँ पे, अदर डालते हैं। अ, अगर आप सीनियर सिटीजन डालेंगे तो फिर वो 50-75 हज़ार रुपया मिलेगा, बट यहाँ पे 60 हज़ार मैंने दिया है, तो 50 का ही मिलेगा। तो डिक्लेयर कितना है मेरा, 60,000, प्रूफ कितना का है, 60,000 का, ठीक है। बट आप देखिए यहाँ पे 25,000 ही दिखा क्वालिफाइंग। अगर मैं यहाँ पे सीनियर सिटीजन डालता हूँ तो भी 50,000 मिलेगा, और इसको मैं अगर चेंज कर देता हूँ, इसको चेंज करके मेडिकल इंश्योरेंस कर देता हूँ, ऑर्डर्स कर देता हूँ, तो 60 है, 60 प्रूफ है, 25 ही मिला, बट सीनियर सिटीजन में डालेंगे तो 50 मिलेगा, ठीक। तो ये 50 मिल गया मेरा, ठीक है। 25 और 25, 50, चलिए इसको रखते हैं यहाँ तक। उसके बाद क्या है, एटीटीटी है, एटीटीटी इसमें है पेंशन पेमेंट, इंटरेस्ट, एजुकेशन लोन, इंटरेस्ट, देखिए इसमें एटीटीटी है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, एटीटीटी है, ठीक है। इसको ले लेते हैं, 1/4/23 से पकड़ लेते हैं, ठीक है। डिक्लेयर कितना है, डिक्लेयर तो कुछ है नहीं, मैं 5,000 पकड़ के रखता हूँ, ठीक है, 5,000। और इसमें प्रूफ कुछ मांगा है, मैं 5,000 का ही प्रूफ दिखा देता हूँ, 5,000 दिखा दिया। अगर मैं प्रूफ 4,000 का दिखाऊँ तो कितना लेगा, सिर्फ 4,000 देगा, तो मैं 5,000 का ही दिखाता हूँ, प्रूफ आ जाएगा। इससे ज्यादा ही हो सकता है आपको इंटरेस्ट। ये एंड ऑफ लिस्ट हो गया, ये मैंने डाल दिया सब। बैक जाते हैं, बैक जाते हैं, अब कुछ नहीं है, क्वेट कर दीजिए, ठीक है। अब इनकम टैक्स एग्जाम्प्ट बोला है, नेक्स्ट स्टेप जो है इनकम टैक्स एग्जाम्प्ट में क्या है, प्रोफेशनल टैक्स इसने ले लिया ऑटो, यहाँ पे 1,200 रुपया आ रहा है, देखिए। बट मेरे केस में क्या आना चाहिए, 1,800 रुपया आना चाहिए, क्योंकि ये 2 इंटू आपका 9 महीना का है, तो ये 1,800 रुपया आना चाहिए, 1,200 रुपया दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो ये कुछ
एरर के वजह से दिखा रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो। तो ये आया, तो यह ले लिया ऑटो। इनकम टैक्स अमाउंट अब पूछा है क्या डालना है, तो इनकम टैक्स अमाउंट अभी हम कुछ डाले नहीं है, हम लोग सब चार्ज करेंगे सिर्फ। पेरोल इनकम टैक्स कॉन्फ़िगरेशन, तो ये कुछ करना नहीं है यहाँ पे। प्रीवियस एम्प्लॉय का डिटेल अभी कुछ है नहीं, तो यहाँ से बाहर आ गए हम, ठीक है। तो ये सारा चीज मैंने डाल दिया। अब आते हैं हम लोग, देखते हैं क्या हिसाब बैठा है इसका। OPIC, ठीक है। अब देखिए ये आ गया, टोटल आ गया कितना, 32,400 ओल्ड स्कीम के हिसाब से, ठीक है। 32,400 आया। अभी मैंने सैलरी दिया नहीं इसको, अभी सैलरी का एंट्री मारेंगे तो ये यहाँ पे दिखा रहा है 32,400 दिख रहा है ना, तो ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा मैं दिखा देता हूँ। पहला ये चीज है वो ठीक है, बैठ गया। दूसरा में क्या है, इसने मेरे को दिया कितना, 724, यहाँ तक ठीक है। 7 4 HRA यहाँ पे ले लिया। ये 51 स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये भी ठीक है, ठीक है। अच्छा, HRA के केस में, इसमें अगर भीतर जाते हैं तो HRA इसने कितना दिया मेरे को, 3 लाख, और 3 लाख यहाँ दे दिया। के बाद ये सिर्फ 7 महीना का यहाँ कैलकुलेट कर रहा है, तो होना चाहिए ज्यादा। ये टोटल मिलेगा 754 आना चाहिए, यहाँ पे 754 102, देखिए यहाँ पर ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पे क्यों ये गड़बड़ कर रहा है, एक बार देख लेते हैं अंदर जाके। 37,734.90, 37,734.90, तो 7 का, अरे 40, ये आ रहा है 6,200, कहाँ गया चारे, 1,20,000, 1,20,000 ठीक है मेरा। 1,20,000 मतलब इंटू 6 महीने के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा है, कोई बात नहीं। 54 आ गया यहाँ तक, उसके बाद इसको माइनस कर दिया हम लोग, ठीक है। 702, HRA का कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाया नहीं इन लोगों ने, ठीक है। ये HRA कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, ये पूरा HRA दिखा रहा है यहाँ पे। मैं अगर इसको हटा दूं तो देखिए मेरा ये इससे मैच कर जाएगा। 29, 29 ये मैच नहीं किया, क्यों नहीं किया देख लेते हैं एक बार। क्यों नहीं किया, यहाँ तक ठीक है। 54, 51 ये माइनस हो गया। 702, 109,600, ठीक है। अब यहाँ पे जो टैक्स आया आया आपका 32,000, कैसे आया देख लेते हैं एक बार। 2.5 लाख के ऊपर क्या किया, ये 12.5 बोले ना, यहाँ पे चेंजेस किया है। वहां पे 3 लाख था, तो मैंने यहाँ पे, आपको याद होगा मैंने 3 लाख किया था। इसको अगर आप 2.5 लाख करते हैं तो 12,500 ये आ गया, और 18,600 ये आ गया, 660। तो टोटल टैक्स ये बन गया 31, और उसके बाद सरचार्ज मिला के 32,000 हो गया। तो ये 32,000 यहाँ दिख रहा है 400, ठीक है। 32,406, 407 है। तो हर मंथ आपको TDS कितना काटना होगा, इसको डिवाइडेड 9 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना आया, 32,400। बट यहाँ पे क्या किया, अप्रैल से इसको 12 में डिवाइड कर दिया। ये यहाँ पे क्या किया ना, ये 12 में डिवाइड कर दिया, 2700 रुपये आ गया। तो 12 में डिवाइड नहीं होगा, ये होगा आपका डिवाइड 9 से, क्योंकि जुलाई में ज्वाइनिंग है, तो जुलाई से ही सैलरी मिलेगा जब, तो डिवाइडेड 9 होगा, ठीक है। तो ये गलत कैलकुलेशन किया है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे आपका ये नहीं किया गया है, हाउस रेंट अलाउंस का जो है यहाँ पे कैलकुलेशन इसने दिखाया नहीं है। तो हाउस रेंट अलाउंस का भी कैलकुलेशन यहाँ पे आएगा, ठीक है, HRA का। तो उसका जो TDS कटेगा वो 2635 कटेगा, ठीक है। और अगर अगर ये सिमिलर, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ चेंज कर देता हूँ एक चीज, टैक्स रिजीम को, तो देखिए क्या दिखाता है। सेव कर दिया। अब टैक्स रिजीम के हिसाब से उसका सैलरी बनता है 4264, जो कि यहाँ मेरा आया है 4264 आएगा। 426466 है, ठीक है, कोई नहीं। उसके बाद 474 रुपया कटेगा। तो ये भी क्या किया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई मेरा 9 किया हुआ है, 12 कर दिया यहाँ पे, देखिए 355, 356, ठीक है। तो ये कुछ एरर है टैली का, हो सकता है कोई इशू के वजह से आया हो। तो मैं TDS कैसे काटूंगा, ठीक है। तो चलिए इसका एक बार TDS काटते हैं। लोग आते हैं अल्ट जी में, अल्ट जी मतलब गो टू में, वहां पे क्रिएट वाउचर में आएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अटेंडेंस, तो 1 जुलाई का अटेंडेंस है, तो 31/7/23 विकास प्रसाद अटेंडेंस प्रेजेंट में कर देते हैं, 31 डे पूरा पकड़ लेते हैं, ठीक है। सेव कर लेते हैं, अटेंडेंस बन गया। अब आते हैं हम इसका सैलरी देते हैं। पेरोल में गए, ऑटोफिल, पेरोल, सैलरी, डिक्लेयर सैलरी था, प्रूफ तो है नहीं अभी, सब डिक्लेयर है, ठीक है। एक साथ से लेके हेड ऑफिस, विकास प्रसाद, एम्प्लॉय नेम, सैलरी पेपर। ये कैसे होता है, ये सब हेड कैसे किया जाता है, सारा मैंने बताया है वो अपने पुराने वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है।
तो सैलरी आ गया 50,000, 750 आ गया डियरेंस अलाउंस, 20,000 रेंट, 1800 रुपया प्रोविडेंट फंड, 200 रुपया प्रोफेशनल टैक्स, बोनस ये आ गया। इनकम टैक्स देखिए 474 के हिसाब से कट गया, मतलब न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से मैं उसका काट लिया हूँ। 9 डिवाइडेड बाई 9 किया तो यहाँ पे ले लिया डिवाइडेड बाई 9 के हिसाब से, ठीक है। 474, बट वहां दिख रहा था क्या है, आपको दिख रहा था 12 के हिसाब से, बट यहाँ 9 के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लिया ऑटो, क्योंकि जुलाई से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये सैलरी बन गया, इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। मतलब मैंने टीडीएस काट दिया, अब गवर्नमेंट को टीडीएस पेमेंट करना होगा तो कुछ नहीं करना है, F5 पे आना है, ठीक है, F5 पे आना है। जुलाई का टीडीएस कब जमा होता है, नेक्स्ट मंथ के अगस्त के 7 तारीख तक। तो 7 तारीख का तो एंट्री लेगा नहीं, मैं 31st को ही दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। ऑटो फिल पे जाना है, स्टेट पेमेंट, देखिए स्टेट पेमेंट नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा। पेरोल में जाने के बाद ये यहाँ पे आपको, सॉरी एक बार बैक करते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया मेरे सही। वाउचर में गए, पेमेंट में आ गए, डेट पहले दे देंगे, डेट दिया हुआ है 31 जुलाई। पेरोल ऑटोफिल, इनकम टैक्स चालान, 1/7 से 31 साल। डेट यहाँ पे डाल दीजिए आप 7/8/23, देखिए लेगा नहीं तो मैं 31/7/23 ही ले ले रहा हूँ, एडुकेशन मोड है। ऑल आइटम इनकम टैक्स कैश में पेमेंट कर देते चलिए, बैंक नहीं बना। कितना अमाउंट था, 474, यहाँ दिख रहा है 474, डाल दिए एंड प्रोवाइड डिटेल्स पूछ रहा है, कुछ अभी कुछ है नहीं देने के लिए। अगर इसका प्रिंट लेते हैं कंट्रोल पी करके, अगर देखते हैं प्रीव्यू में, तो ये पूरा एक चालान क्रिएट हो गया इनकम टैक्स का, ठीक है। पूरा एक चालान क्रिएट हो गया, इसको आप जमा कर सकते हैं। अभी तो जमा ऐसे होता नहीं, अभी तो जमा ऑनलाइन होता है, तो आप ऑनलाइन इनकम टैक्स के साइट पे जाके आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये आप ऐसे करके जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जमा का एंट्री। अब हम लोग जाते हैं कंपटीशन में, डिस्प्ले ओ पेरोल इनकम टैक्स कंपटीशन। तो देखिए मैंने जो टीडीएस काटा था जुलाई का वो दिख गया यहाँ पे 474। अब बैलेंस जो टीडीएस है 3770, ये अगस्त का जब सैलरी देंगे तब काटना होगा, ये लिख दिया यहाँ पे। तो इसके हिसाब से मैं पूरा टीडीएस का ये कैलकुलेशन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे एक नया चीज आ गया, टैक्स डिडक्टेड टिल डेट। मैं टिल डेट का मैंने टैक्स कितना डिडक्ट किया इस एम्प्लॉय का, 474, ये रहा। कब कटा है, जुलाई में, तो अब अगस्त का काटेगा तो अगस्त में भी दिखा देगा, दिसंबर पूरा मार्च तक ऐसे ऐसे कटता रहेगा, ठीक है। मैं अगस्त का भी एक बार करके दिखा देता हूँ, और जी में जाता हूँ, क्रिएट वाउचर, अटेंडेंस में डाल देता हूँ यहाँ पे, अटेंडेंस में डाल देता हूँ 31 अगस्त 2023, डेट दे दिया विकास प्रसाद, प्रेजेंट 31 डे होता है, ले लिया, सेव। अदर वाउचर में पेरोल ऑटोफिल, पेरोल सैलरी डिक्लेयर, हेड ऑफिस विकास, नेम टेबल, ये आ गया। फिर देखिए अगस्त में मेरा सैलरी, फिर टीडीएस काट लिया, सैलरी भी काट ली, सेव कर दिए, बैक गए देखिए यहाँ पे 948। अब दो महीना का जब कटा तो ऐड हो गया उसमें, ठीक है। तो जुलाई में कट गया, अब अगस्त बोल रहा है यहाँ पे। अगर आप बैक करके आइएगा फिर से तो आपको यहाँ पे दिखेगा, फिर से मैं जाता हूँ बैक करके, यहाँ देखिए अगस्त आ गया आगे, क्योंकि रिफ्रेश हो गया पेज, ठीक है। तो यहाँ पे 948 आ गया। अब सितंबर में जब काटेंगे तो ये काटेंगे, ठीक। नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा दिया टिल डेट का हिसाब, और टोटल कौन कौन से मंथ में कटा है, जुलाई में अगस्त में, ठीक है। तो ये सैलरी का कैलकुलेशन कैसे टैली में बनाते हैं ये भी मैंने दिखा दिया, और कैसे यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो आप इस सीट में जाके क्या कीजिएगा, तो जुलाई का सैलरी बनाइएगा तो यहाँ पे 474 लिख दीजिएगा, मतलब इतना तुम्हारा टीडीएस कटा। अब सैलरी जो मिलेगा आपको, वो सैलरी ये मिलेगा काट के, ठीक है। तो ऐसे करके सैलरी का टीडीएस का कैलकुलेशन होता है इनकम टैक्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।